बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जस्टिस काजी फ़ाइज़ इस्सा साहब की अहलिया ने वीडियो लिंक के ज़रिए जो आज अपने 49 मिनट पे मुश्तमिल बयान रिकॉर्ड कराया, उस बयान पे बात करेंगे। मैं इस वीडियो में पहले आपको उनके बयान की तफसीलात से आगाह करूँगा और ये तफसीलात से आगाह करने के बाद मैं इस पर आपको अपनी ओपिनियन दूँगा। ज़ाहिर है बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखते हैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, कोर्ट रूम में क्या हुआ है, वो मेरी राय सुनने के लिए वीडियो नहीं देखते। तो मैं इसलिए पहले उनके लिए सारी तफसीलात सामने रख देता हूँ और उसके बाद अगर चंद लोग कोई मेरी राय जानना उस पर चाहते हैं तो मैं अपनी राय भी दूंगा और आपको बताऊंगा कि दो चीज़ें जो मैंने सोशल मीडिया पे देखी हैं जो गलत चल रही हैं उन पे भी मैं आपको आगाह करता हूँ। एक तो मैं आपको ये बता दूँ कि 3:48 पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की अहलिया ने अपना बयान रिकॉर्ड कराना शुरू किया और 4:37 तक उन्होंने ये बयान रिकॉर्ड कराया। 49 मिनट पर मुश्तमिल ये उनका बयान था और पहले 38 मिनट जो हैं उनसे कोई सवाल नहीं किया गया, उनको नहीं रोका गया, वो अपना बयान देती रहीं। और उनके जब ये बयान को 38 मिनट हुए तो उससे यानी जब 36-37 मिनट हुए तो उस वक्त जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उमर रज़ा बंदियाल साहब जो कि बेंच के सरबराह हैं उनकी तरफ इशारा किया और उनको इशारा किया कि बस ठीक है, जो भी वो कहना चाह रहे थे बहरहाल उन्होंने इशारा किया कि बस। उसके बाद फिर उमर रज़ा बंदियाल साहब ने उनको रोका और फिर आगे मैं आपको बताता हूँ सारी कन्वर्सेशन। एक तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझे मौका दिया। 13 माह में उन्होंने कहा पहली बार मुझे अपने मौक़िफ़ देने का मौका मिल रहा है। उन्होंने वो कई मौक़ों पर अश्कबार भी हुई, रोई भी और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने शुरू किया, उन्होंने अपना नाम बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया। उन्होंने बताया कि क्यों जो हैं वो दो मुख्तलिफ नाम हैं, पाकिस्तानी ID कार्ड पे एक नाम है, जो पासपोर्ट है उस पर दूसरा नाम है। उन्होंने वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ वो क्यों उन्होंने ये क्या वजह है। उन्होंने अपना ID कार्ड दिखाया, उन्होंने अपना पासपोर्ट दिखाया, उन्होंने वीज़े की बात की और उन्होंने बताया कि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डेरा मुराद जुमाली, जैकबाबाद, नसीराबाद में उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। 1000 एकड़ जो है ज़रई ज़मीन है। उन्होंने बताया कि वो अमेरिकन स्कूल में कराची में पढ़ाती रहीं और अमेरिकन स्कूल में जो वो पढ़ाती रहीं उधर से उनको अच्छी तनख्वाह मिलती थी। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि कराची में उन्होंने कुछ जायदादें पहले ख़रीदी थी, फिर वो जायदादें बेच के बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ज़रिए उन्होंने बताया कि उन्होंने रकम बाहर मुंतकिल की। उन्होंने ये भी शिकायत की कि मेरा जो RTO है वो कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया मुझे पूछे बगैर। और उन्होंने कहा कि मैंने जब FBI से जाके बात की, FBI हुकाम से, तो उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने शिकायत भी किया कि उनका रवैया उनके साथ मुनासिब नहीं था। उन्होंने कहा UK में भी टैक्स देती हैं, बल्कि UK में उन्होंने इजाफी टैक्स जमा करा दिया, जो इजाफी था वो उनको वापस भेजा गया। उन्होंने बताया कि मेरे वकील ने यह मशवरा दिया था जो टैक्स रिटर्न जमा कराने के हवाले से कि मैं फ़ौरन जो एसेट्स हैं वो डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए डिक्लेयर नहीं किए थे। और ज़रई आमदन उन्होंने कहा था कि वो वो टैक्स जितना जिस पे बनता है वो उतनी आमदन नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा था कि वो भी मैं जो है वो वहाँ पे डिक्लेयर ना करूँ। उन्होंने कहा कि जो वहाँ पे लंदन में जो फ्लैट जो घर ख़रीदे गए हैं, जो प्रॉपर्टी ख़रीदी गई है, उस कीमत में इस्लामाबाद में भी जो है वो एक कनाल का घर उतनी ही कीमत में आ जाता है, कराची में भी आ जाता है। तो ये तासुर गलत है कि बहुत ही ज़्यादा महंगी जो है वो प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर जो है वो ख़रीद ली गई हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लंदन में मेरे बच्चों का हरासा किया गया और उन्होंने ये सारी बातें की। उन्होंने एक और भी बात की, उन्होंने कहा जी मैं नर्वस हूँ और यही वजह है, वो रोई भी सही। उन्होंने कहा कि इस रेफरेंस के बाद मैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों ने बहुत सफ़र किया है, हमारे करीबी लोगों ने बहुत सफ़र किया है। और उन्होंने कहा कि मेरे खामिद ने मुझे कहा था कि इस रेफरेंस का मुझसे यानी उनकी अहलिया से कोई तल्लुक़ नहीं है और इस रेफरेंस का मकसद जस्टिस काजी फ़ाइज़ को ही टारगेट करना है। उन्होंने अपनी शादी का बताया कि 1982 में मेरी शादी हुई, एक एक चीज़ के वो डॉक्यूमेंट दिखाती रहीं। उन्होंने, अब मैं आता हूँ उस पॉइंट के ऊपर के दो मुख्तलिफ नाम क्यों हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी ID कार्ड पर जो नाम है वो पासपोर्ट पे इसलिए मुख्तलिफ है कि उनकी वो क्योंकि स्पेनिश जो उनके पास है नेशनलिटी भी है, तो वहाँ पे स्पेनिश जो कानून है उसके मुताबिक पासपोर्ट के ऊपर उनके नाम के बाद उनकी वालदा का नाम और उसके बाद उनके वालिद का नाम लिखा हुआ है, यानी सरीना करेरा खोसो। पहले उनके नाम के बाद उनकी वालदा का नाम और फिर उनके वालिद का नाम है। ये वजह उन्होंने कहा कि वहाँ पर नाम मुख्तलिफ है, यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये भी बताया कि जब उनके खामिद वकील थे तो उनको वो मुश्किलात नहीं फेस करनी पड़ती थी, शायद वो बेहतर हालात थे, बेहतर दिन थे। अब उनको बहुत मुश्किलात का सामना है जब उनके खामिद सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम ये लगता है कि मेरे खामिद ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए जो है वो मेरे पासपोर्ट के मामले में को अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। हालांकि हकीकत यह है
कि जब वो वकील थे मुझे 5 साल के लिए जो है वो वीज़ा मिला, फिर मुझे 5 साल के लिए मिला जब वो चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के, लेकिन अब मुझे 1 साल के लिए जो है वो वीज़ा जारी किया गया है। उन्होंने बताया, ये भी बताया कि प्रॉपर्टी मुख्तलिफ नामों पे क्यों है, ये जो यहाँ पे नाम है आईडी कार्ड के ऊपर उस नाम के ऊपर प्रॉपर्टी क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा यूके के अंदर पासपोर्ट के ऊपर जो नाम है उसको देखा जाता है, तो इसलिए पाकिस्तानी आईडी कार्ड के ऊपर मुख्तलिफ नाम है और वहाँ प्रॉपर्टी के ऊपर मुख्तलिफ नाम है। उन्होंने कहा कि मैं टैक्स देती रही, हुकूमत पाकिस्तान के उन्होंने सर्टिफिकेट दिखाया कि मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो टैक्स देने पर सर्टिफिकेट भी दिया। उन्होंने बताया कि उनकी जो 2 प्रॉपर्टीज़ थी, उन्होंने एक क्लिफ्टन में ख़रीदी, एक और शाह अब्दुल लतीफ़ टाउन या कोई एरिया बताया कराची का वहाँ पे, और एक उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा है। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत पाकिस्तान का भी था कि आप फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलें, उनके ऊपर इंसेंटिव भी थे, फ़ायदा भी था। मैंने 2 फॉरेन करेंसी अकाउंट खोले, एक डॉलर्स में था और एक पाउंड्स में था, और उनके ज़रिए 2008 से 2013 तक 7 लाख पाउंड्स उन्होंने कहा मैंने ट्रांसफ़र किए। 2009 तक जब काजी फाइज चीफ जस्टिस नहीं बने थे, जज भी नहीं बने थे, उस वक्त तक 6 लाख पाउंड जो हैं वो इन फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के ज़रिए लंदन में पैसे मुंतकिल कर चुकी थी। और उन्होंने कहा ये मेरे नाम के अकाउंट थे, मेरे नाम से पैसे गए, मेरे खामिद का पैसों के ट्रांसफ़र में, प्रॉपर्टीज़ में किसी तरह का भी कोई तल्लुक़ नहीं है। और उन्होंने ये बताया कि क्योंकि पाकिस्तान में कवानीन पहले ऐसे थे कि ज़रूरी नहीं था कि मैं एसेट अपने फॉरेन एसेट डिक्लेयर करती, अब कानून ऐसा है, तो इसलिए मैंने 2020 में जनवरी 2020 में जो मैंने 2018 के टैक्स रिटर्न जमा कराए हैं उसमें मैंने इन प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेयर कर दिया है। और जब वो ये सारी बातें कर रही थी तो फिर उमर रज़ा बंदियाल साहब ने उनको रोका और कहा कि हम समझ सकते हैं कि आपके पास मुकम्मल रिकॉर्ड है और फ़ंड्स की मुकम्मल तफसीलात हैं, आपकी जो FBI के साथ कन्वर्सेशन है वो बेहतर होनी चाहिए थी, और हम केस के मेरिट को नहीं देख सकते। FBI और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही वो 2 फोरम हैं जो आपके इस बयान को रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपके एविडेंस को देख सकते हैं और उसके ऊपर कोई भी मतलब तयन कर सकते हैं कि ये बातें दुरुस्त हैं, दुरुस्त नहीं है, जो भी है। 2 दिन पहले उन्होंने कहा, इसलिए हमने फ्रीकैन को ये ऑप्शन दिया था कि मामला FBI को भेज दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमें आपको सुनकर यही नज़र आ रहा है कि आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, और अगर आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जाती हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास इल्ज़ामात का मजबूत जवाब है, आपको वहाँ उनको जाके मुतमईन करना चाहिए और वो मुतमईन आपको आराम से सुनेंगे। आपको उन्होंने कहा मुतल्लिका इदारों को मुतमईन करना चाहिए, मुतल्लिका फोरम्स पे जाके बयान देना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए, हम आपकी बहादुरी और आपके हौसले को दाद देते हैं। फिर उनकी एहलिया ने एक सवाल किया फाइज साहब की कि क्या मैं एक सवाल कर सकती हूँ, और सवाल ये है, उन्होंने कहा कि 13 माह हो गए हैं सारे मामले को, आज तक मुझसे जवाब क्यों नहीं मांगा गया, मुझसे क्यों नहीं पूछा गया। उमर रज़ा बंदियाल साहब, और उन्होंने कहा कि लंदन में मेरे बेटे को हरासा किया गया, मेरी बेटी भी वहीं होती है, तो 13 माह जिस कैफियत से मैं गुजरी हूँ उसके ऊपर क्यों इस तरह किया गया। उन्होंने कहा मैं प्रिविलेज नहीं मांग रही, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे आम पाकिस्तानी के तौर पे कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए। उमर रज़ा बंदियाल साहब ने कहा कि ये आपका सवाल फिर मैरिट के मुतालिक है और इस चीज़ को हम कंसीडर नहीं कर सकते। उमर रज़ा बंदियाल साहब ने कहा कि अगर उन्होंने नहीं पूछा तो मैं रिस्पेक्टफुली आपको ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर टैक्स पेयर खुद टैक्स वालों के पास, टैक्स इदारों के पास चला जाता है। जब कोई वाक़या होता है तो SHO जाए वो कुआं पर नहीं आता, बल्कि लोग जाते हैं SHO के पास, तो आपको जाना चाहिए था। फिर उमर रज़ा बंदियाल साहब की बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आई, उन्होंने कहा मैडम आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हम जजेस भी जवाब दे हैं, प्राइवेट और पब्लिक दोनों लाइफ के मुतालिक जो है हमें जवाब देना चाहिए, हमें जवाब देना होता है। उन्होंने कहा कि आप बतौर जज साहब की लाइफ पार्टनर के और उनकी डियर फ्रेंड के तौर पे आप कानून के मुताबिक उनके लिए और वो आपके लिए जवाब दे हैं। बैरून मुल्क शायद मामला मुख्तलिफ हो, लेकिन यहाँ पे यही कानून है। हम जजेस दीगर पब्लिक ऑफिस वालों से ज़्यादा काबिल एहतसाब हैं, क्योंकि हम दीगर लोगों का एहतसाब करते हैं और हमें आपके हस्बैंड पे पूरा एतमाद है। ये सिर्फ उनका या आपका ट्रायल नहीं है, बल्कि बतौर इदारा ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑन ट्रायल है। फिर उनके अहलिया ने कहा कि मुझे पहली बार मौका मिला है और उन्होंने कहा परसिक्यूटेड करना किसी को, परसिक्यूशन जो है उन्होंने कहा बहुत टेरिबल है। उन्होंने उमर रज़ा बंदियाल साहब ने कहा कि पहले हमने ये सोचा कि हम इन कैमरा कर लें, फिर हमने कहा कि नहीं ओपन कोर्ट में सुनना चाहिए, और उन्होंने कहा कि मसला ये है कि हम जो चीज़ें आप बयान कर रही हैं वो हमारा दायरा इख्तियार नहीं है उन चीज़ों पे कोई फैसला देने का। तो और कोर्ट ऑफ लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो दायरा इख्तियार होता है।
और उन्होंने कहा कि हम मुतमईन हैं कि हम मुतमईन हैं कि जो आप बता रही हैं उसके मुताबिक आपके पास मटीरियल मौजूद है, और लेकिन हम ये फ़ैसला नहीं दे सकते कि आपकी जो जस्टिफिकेशन है वो काबिल इत्मीनान है या नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके अहलिया ने कहा कि मैंने ये सारा रिकॉर्ड FBI को दे दिया है, FBI के पास सारा रिकॉर्ड है, मैंने जितने ट्रांजैक्शंस किए हैं वो स्टेट बैंक के पास रिकॉर्ड होना चाहिए, उनके पास रिकॉर्ड होगा। और उन्होंने कहा कि 5 लाख मैंने अभी भी जो टैक्स रिटर्न जमा कराए, मैंने 5 लाख टैक्स अदा किया। उसके बाद मुनीर मलिक साहब रोशनम पर आए, उनको बुलाया गया। उन्होंने कहा कि मिसेस काजी फाइजी साहब, आपने मुझसे बेहतर आप मुझसे बेहतर वकील साबित हुई हैं। फिर उमर ताब बंदयाल साहब ने कहा कि पाकिस्तान के बेहतरीन वकील ने आपकी तारीफ़ की है। और उसके बाद उमर ताब बंदयाल साहब ने एक तो FBI के ऑफिसर का कहा है कि वो कल बंद लिफाफे में टैक्स रिटर्न का जो रिकॉर्ड है वो लेकर आए ताकि उनको देखा जा सके, सुप्रीम कोर्ट उसको देख सके। और फिर उन्होंने उमर ताब बंदयाल साहब ने पूछा फ़रोग नसीम साहब से कि आप ये बताएंगे जो डिस्क्लोजर अगर कर देती हैं ये, तो इसका आपके केस पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो उन्होंने कहा कि वो रेफरेंस हमारा मुख्तलिफ है, शायद उसके ऊपर इसका कोई असर ना हो। अब मैं आपको इस पर अपनी राय दे देता हूँ। और 2 ख़बरें जो मैंने आपको कहा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं है बात जिस तरह से की जा रही है। एक पूरा कोहराम बरपा है कि मनी ट्रेल दे दिया है और जैसे आज मामला जो है वो ख़त्म हो गया है। ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको ज़रूर मौका दिया, सुना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने उनके इस बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जो फोरम है उस पे जाके उन्होंने उस फोरम को मुतमईन करना होगा, मुतलका फोरम पर, क्योंकि ये ज़बानी दावों से सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुतमईन नहीं हो सकती। इसलिए उमर ताब बंदयाल साहब ने कहा कि आप SJC के सामने जाएं या FBI के सामने जाएं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो चीज़ें बताई हैं उन्होंने एहलिया जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने, अगर वो इसको मुतलका इदारों और मुतलका फोरम पे जस्टिफाई कर देती हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इससे लोगों का एहतसाब के मामले पर एतमाद बढ़ेगा। और देखें, एज ए पाकिस्तानी हम जो सवाल उठाते रहे या जो हम अपने एनालिसिस में हम सख्त बातें करते रहे फाइज़ साहब के हवाले से, हमारा भी यही सवाल था, हुकूमत का भी यही सवाल था, सबका एक ये था कि वो मनी ट्रेल दे दें। और जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट थी, नर्वस ज़रूर थी, रो भी रही थी, लेकिन जैसे वो डॉक्यूमेंट दिखा रही थी, अगर वो ये साबित कर देती हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि वो उनकी एहलिया पे या जस्टिस काजी फाइज़ साहब पे कोई भी इल्ज़ाम लगाए। लेकिन जाहिर है अभी इस चीज़ को कोई किसी फोरम पे ये तय होना है कि 7 लाख पाउंड जो वो कह रही हैं कि उन्होंने बाहर भिजवाए, वो किस तरीके से कमाए गए। एक तो उन्होंने जाहिर है बताया कि वो स्कूल में पढ़ाती थी, साथ ही उन्होंने बताया कि 2 जायदादें उन्होंने बेची थी। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, एक तो ये चीज़ गलत चल रही है जो मैंने आपको बताया कि ऐसे शो किया जा रहा है कि मनी ट्रेल दे दी गई है और अब मामला ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। दूसरा, जो ये कुछ लोग गलत सोशल मीडिया पर ट्वीट्स कर रहे हैं कि काजी फाइज़ा की एहलिया ने कैसे स्कूल में पढ़ा के करोड़ों रुपये कमा लिए और करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ बना ली और स्कूल टीचर तो यहाँ पर रुल रहे हैं, जलील हो रहे हैं, उनके तो खाना पूरा नहीं होता। तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बेची हैं जो उनको कुछ उनके पास इनकम भी थी, जो ज़राई ज़मीन थी उसकी। तो लेकिन इसीलिए अभी ये मामला मुतलका फोरम पर जाना है, FBI के पास जाना है, SJC के पास जाना है। जब तक वो फैसला नहीं करते तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये उनकी बात 100% दुरुस्त है, ना हम ये कह सकते हैं कि ये जस्टिफिकेशन 100% गलत है। लेकिन ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि उन्होंने ये जो प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं वो सिर्फ और सिर्फ इससे नहीं खरीदी जो ये तासुर सोशल मीडिया पे दिया जा रहा है कि इसे स्कूल में पढ़ाकर और टीचिंग कर बनाई है, ऐसा नहीं है। बाकी बात यह है, हमें याद है मरियम नवाज़ ने ट्वीट्स किए थी कि हमने मनी ट्रेल दे दिया है, मामला ख़त्म हो गया है। शरीफ खानदान कहता था कि सबूतों के ट्रक हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचा देंगे। फिर जिस दिन कोई वो डब्बे में बंद डॉक्यूमेंट्स लाए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो मरियम सफदर साहिबा ने ट्वीट किया था और वो ट्वीट ये किया था कि ये हैं वो सबूत जिनके बारे में हम बता रहे थे, यह है वो मनी ट्रेल। और उस दिन जैसे मरीज़ को स्ट्रेचर पर लाया जाता है, इसी तरह एक रेडी के ऊपर सबूत रखकर बॉक्स में लाए गए थे। इसके अलावा कुछ चीज़ें, अजान स्टार्ट हो गई है, मैं अभी वीडियो रोक रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ें आपको साथ और भी अपनी ओपिनियन जो है इसके ऊपर बताता हूँ। जी, तो मैं ये बात ये कर रहा था कि जैसे मरियम सफदर साहिबा ने ये ट्वीट किया था कि हमने मनी ट्रेल दे दिया है, सबूत दे दिए हैं, और फिर वो हमने देखा कि बड़े डब्बे शब्बे आए थे, लेकिन वो तमाम की तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनसे मुतमईन नहीं हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने मामला नीचे ट्रायल कोर्ट में भेज दिया था। ट्रायल कोर्ट में मामला गया, एहसाब अदालत में मामला गया, 3 रेफरेंस दायर हुए, 2 में उनको सजाएं हुई और नवाज शरीफ मनी ट्रेल देने में मुकम्मल नाकाम हो गए थे। मनी ट्रेल वो नहीं होती कि जो आप बता रहे होते हैं, ज़ाहिर है मुतल्लिका इदारों ने देखना होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि फाइज़ साहब के लिए ने ये तो बताया है कि उन्होंने 7 लाख पाउंड ट्रांसफ़र किए हैं, लेकिन ये भी देखा जाएगा कि उन्होंने ये कितने थे जो वो पढ़ाती रही वहाँ से आए, कितने थे जो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बेची थी वहाँ से आए,
क्या उनके पास 7 लाख पाउंड जो हैं वो अपने अकाउंट में जमा कराने के रिसोर्सेज थे? ये चीज़ें भी जो हैं वो देखी जाएंगी। इसके बाद वो लोग जो 184(3) पे बहुत ज़्यादा इतराज़ करते थे कि सुप्रीम कोर्ट को 184(3) में इन चीज़ों का जायज़ा नहीं लेना चाहिए, आज वो सारे इस चीज़ की हिमायत कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को 184(3) में खुद ये चीज़ें देख के और जस्टिस काजी फाइज़ साहब की अहलिया को क्लीन चिट और जस्टिस काजी फाइज़ साहब को भी बरी ज़िम्मा करार दे देना चाहिए। रेफरेंस बरकरार रहेगा नहीं रहेगा, इसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट को करना है। और ये भी अभी देखना है कि रेफरेंस अगर सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे भी देती है तो शोकॉज नोटिस जो जारी किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, वो भी ख़त्म हो जाएगा या वो बरकरार रहेगा। और अगर वो भी ख़त्म होता है तो उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सो मोटो प्रोसीडिंग के तहत मामला आगे बढ़ा सकती है या नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि ये भी एक चीज़ है कि ठीक है मनी ट्रेल तो वो अगर जो कह रही हैं दे रही हैं, एक तो उसको देखना होगा सारी चीज़ों को, उसके बाद ये तो वाला इल्ज़ाम इसको तो देखना होगा कि आखिर इससे पहले 2020 से पहले 2013 में ये प्रॉपर्टीज़ ली गई, 2013 से लेके आज तक 7 साल ना एहलिया ने अपने टैक्स रिटर्न में वेल्थ स्टेटमेंट में इन चीज़ों को डिक्लेयर किया, ना काजी फाइज़ साहब ने। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो है वो मांगा था कि तहरीरी तौर पे वो ये डॉक्यूमेंट्स दे दें जो वो सुप्रीम कोर्ट को दिखाना चाहती हैं, लेकिन फाइज़ ईसा साहब और उनकी अहलिया ने तहरीरी तौर पे डॉक्यूमेंट्स देने से इनकार कर दिया था। अभी तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी तहरीरी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। और ये मैं आपको बता दूं कि जो आज उनका जो था वहाँ पे जो उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया, मैंने आपको बताया इसका कानूनी तौर पर इसकी कोई जो है वो हैसियत नहीं है। और अब ये भी देखना है कि अगर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये कहती है कि ठीक है अब ये ज़राए बता रही हैं, अगर वो ज़राए दुरुस्त भी हैं, वो जस्टिफाई भी करती हैं, लेकिन मिसकंडक्ट हो गया है क्योंकि काजी फाइज़ ईसा साहब ने ये प्रॉपर्टीज़ सामने आने से पहले इन प्रॉपर्टीज़ को छुपाए रखा और इनको डिक्लेयर नहीं किया था। नवाज शरीफ साहब के मामले में भी आप देखें कि रिसीवेबल सैलरी जो कि उन्होंने वो उनके मुताबिक रिसीव की नहीं थी, लेकिन रिसीवेबल सैलरी डिक्लेयर ना करने पर नवाज शरीफ को ताहयात जो है वो नाअहल कर दिया गया। बहरहाल एक ये जो मामला है कि वो कहते हैं कि मैंने FBR को दे दिया है ये सारा रिकॉर्ड, लेकिन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ये मामला पहले भी एक बार सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुआ था कि काजी फाइज़ की अहलिया FBR गई हैं, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि वो अगर तो वहाँ पे ज़राए बताने गई हैं तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, हमें इस बारे में आगाह किया जाए, लेकिन उस वक्त आगाह नहीं किया गया था। बहरहाल कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी आपको बता दूँ कि आज बहुत कुछ हुआ है समात में, कई घंटों पर मुहित ये समात थी, उन चीज़ों का हवाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन। नासरू, अल्लाह हाफिज़।